तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ पढ़ रहे थे और उसमें भी हमने ज्यामिति सॉरी क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट रिवाइज कर रहे थे। देखते हैं लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ लिया था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ कोंग्रुएंट फिगर्स के बारे में, यानी कि जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। गुड इवनिंग सभी को। जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं उनके क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कि उनका क्षेत्रफल इक्वल होता है। कि अगर हमारे पास में दो ऐसी फिगर है या दो ऐसे ट्रायंगल हैं जो एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो जो उनका क्षेत्रफल होगा, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। मान लेते हैं दो त्रिभुज हमारे पास में, एक का नाम हमने दे दिया ए बी सी और एक का नाम हमने दे दिया पी क्यू आर। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप कह दोगे इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी। दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। और हमने जान लिया था कि जटिल आकृति कुछ ही जटिल नहीं होती, सिर्फ वो वाली आकृति जटिल आकृति कहलाती है जिनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र नहीं होता। वो किससे मिलकर बनी होती है, वो छोटी मतलब एक दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी होती है। और सरल आकृति क्या होती है, जिनका सूत्र होता है हमारे पास में, डायरेक्ट सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसी लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग आपके पास में एक रिकॉल पर्सन आपके सामने है। आपका चैट सेक्शन हमने कर दिया है बंद। वजह आपको पता है कि आप सभी बच्चे पहले इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। तो स्क्रीन पे दिखाए गए प्रश्न को सभी बच्चे पहले हल करें। हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे, लास्ट क्लास में भी हमने एक ऐसा सवाल किया था, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है। उन्होंने साफ साफ लिख कर दे दिया है कि जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांग सम है। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आप जानते हो कि जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो आपको त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई पता करनी है, जिसमें आपको आधार 10 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर के बारे में आपको कुछ चीजें पता लग गई हैं कि इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, जिन बच्चों के पास में भी पोल का ऑप्शन आता है वो जल्दी से हल करेंगे, पोल के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ जल्दी से हल करेंगे, ताकि जैसे ही आपका पोल सेक्शन एंड किया जाए तो आप चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सके। तो सभी बच्चे इसको साथ के साथ जल्दी से हल करेंगे। अरे भाई, लास्ट क्लास के अंदर ये सवाल कराया था बिल्कुल सेम इसी तरीके का। उसके अंदर आधार पूछा गया था ऊंचाई दे करके, यहाँ आधार दे रखा है, ऊंचाई पूछी गई है। सिर्फ इतना ही प्रश्न बदला है। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी क्या कीजिए, जल्दी से हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि आप सभी बच्चे जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। आखिरी 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। देखो बच्चों, पोल सेक्शन के अंदर वोट जरूर क्या करो, उससे बहुत सारी चीजें एनालाइज की जाती है, आपकी अटेंडेंस भी लगाई जाती है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो जरूर आंसर क्या करो। अब आपका पोल सेक्शन कर दिया गया है एंड और आपका चैट सेक्शन कर दिया गया है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए जल्दी से। फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कैसे इसका आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। देखो, चैट सेक्शन में जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का ठीक है, लेकिन पर पोल सेक्शन में कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दी है। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, आपको दिया गया था, क्या चीज दी गई थी, आपको दिया गया था कि जो त्रिभुज एबीसी है और जो त्रिभुज पी क्यू आर है,
वो एक दूसरे के सर्वांग सम है। यानी कि अगर त्रिभुज एबीसी, आप देखिए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आप कह दोगे इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सर्वांग सम हमें दे रखा है। हमने कहा गया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने कह दिया कि इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाते हैं। यानी कि आपने कह दिया सर इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हो कि अगर आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लग जाए, आपको आधार पता लग जाए और आपसे ऊंचाई पूछी जाए, तो आप कहोगे सर जो त्रिभुज पी क्यू आर का जो सर क्षेत्रफल है वो तो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार। आधार का मान कितना दिख रहा है हमें, क्यू आर, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दिख रही है हमें, पी एस। सभी के मान भर देते हैं। जैसे कि 1/2, क्यू आर का मान कितना हो गया 10, पी एस का मान पूछा गया है। तो आपने कहा सर पी एस का मान पूछा गया है तो पी एस इधर ही रहेगा। तो पी एस बराबर कितना आ गया 40। अब देखो इधर 10 है, वो इधर आके कितना हो जाएगा 1/10, गुणा इधर 1/2 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा 2/1। जब आप इसको हल करोगे 10 से 40 कट के 4 टाइम में, और 4 गुणा 2 कितना हो गया, आप कहोगे सर पीएस का मान हो गया हमारे पास में 4 गुणा 2 8 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन ए क्या है इसका सही आंसर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। गुड इवनिंग रिमझिम। तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में भी कराया गया था। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो। सिर्फ जिन बच्चों का गलत हुआ था उनको समझ में आ गया है ना, जिन बच्चों का पोल सेक्शन में गलत हुआ था उनको समझ में आ गया है। ठीक है कि इसका आंसर कितना होगा 8 सेंटीमीटर। चलिए, आज हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। और इसका आंसर तो पता लग गया सभी को 8 सेंटीमीटर है। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालो जल्दी से, क्योंकि देखो हमने सारी चीज लगभग लगभग पढ़ ली है 2D फिगर्स के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे 3D फिगर्स, यानी कि अब हम पढ़ेंगे त्रिविमीय आकृतियां क्या होती है। ये हम जानते हैं कि त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं, जब हमने 2D शेप्स के बारे में पढ़ा था तो उस दिन इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 3D शेप्स के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन पर आज जानते हैं थ्री डी शेप्स को कुछ अच्छे से, कि 3D शेप्स क्या होती है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, सभी बच्चे एक बार सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे कि वह आकृतियां जिनमें 3 विमाएं, वह आकृतियां जिनकी 3 विमाएं होती है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो वो क्या कहलाती है, वो त्रिविमीय आकृति कहलाती है। अब देखो, नहीं 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 नैन्सी, ये गलत टाइप कर रहे हो आप, कि एक सर्कल, हम आ रहे हैं उस चीज के ऊपर। अच्छा आप बताइए, नैन्सी पूछ रही है कि ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, बताइए 2D होगा या 3D होगा। सभी बच्चे बताएंगे 2D होगा या 3D होगा, बताइए कि सर्कल 2D होगा या 3D होगा। जिस दिन हमने 2D और 3D फिगर्स के अंदर डिफरेंस पढ़ा था, उस दिन हमने आपको बार बार बताया था कि सर्कल क्या होता है। बच्चे हमने आपको बोला था कि अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी तो आप समझ जाना, हम बोलेंगे। अगर किसी बच्चे को अब आवाज नहीं आ रही है तो वो क्लास को कट करे और रिज्वाइन करे प्लीज। इतनी चीज हमने क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था। तो ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया कि सर ये 2D होगा। क्योंकि अब आप देखिए 2D और 3D फिगर में क्या अंतर होता है। अब देखो इतना तो हम जानते हैं कि इसके अंदर कोई विमा तो नहीं समझ में आने वाली सर, इसके अंदर कोई विमा तो नहीं समझ में आने वाली कि कहाँ लंबाई, कहाँ चौड़ाई, कहाँ ऊंचाई है। लेकिन पर हमने एक और डेफिनेशन तो पढ़ी थी 3D, यानी कि 3D शेप्स की क्या होती है, कि इनके पास में आयतन होता है। क्या होता है इनके पास में आयतन, यानी कि ये चीजों को घेर, इनके अंदर चीजें भरी जा सकती हैं। आप ऐसे भी समझो कि इनके अंदर चीजें भरी जा सकती है, सामान भरा जा सकता है, क्योंकि 3D शेप्स के अंदर आयतन होता है। एक ये सर्कल है, ये आप कड़ा भी मान सकते हो, चूड़ी भी जो हाथों के अंदर पहनी जाती है, कड़ा हाथों के अंदर पहना जाता है। और एक ये बॉल है, ये क्या है, एक बॉल है। हो सकता है ये आपकी फुटबॉल हो, कोक्सू की बॉल हो जिससे आप क्रिकेट खेलते हो। तो ये आपके पास में एक बॉल है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों गोल ही तो दिखाई दे रही है। लेकिन पर ये एक गोला है जिसको आप गोले के नाम से जानते हो, यानी कि इसके अंदर आप हवा भर सकते हो। जो फुटबॉल होती है उसके अंदर आप हवा भरते भी हो, अगर कम हो जाते तो आप भरा कर लेकर आते हो। ठीक है। और फिर आप इसके अंदर पानी भी तो भर सकते हो, इंजेक्शन की हेल्प से आप पानी भर सकते हो। यानी कि इनके अंदर आयतन है, इसके अंदर आप चीजों को स्टोर कर सकते हो, भर सकते हो, इसलिए 3D फिगर है। लेकिन पर आप इसके अंदर ना पानी भर सकते हो ना हवा, इसलिए आपका सर्कल क्या है, 2D फिगर है। फिर नैन्सी बोल रही है कि ट्रायंगल क्या होगा। देखो जितनी भी चीजें आपने पढ़ी थी, वो चाहे आपका ट्रायंगल था, चाहे वो आपका चतुर्भुज था। अच्छा हम एक बार फिर से बता देते हैं, इतना अगर समझ में आ गया, नैन्सी और बाकी बच्चे सभी एक बार वाई टाइप करो
कि अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि एक गोले नाम की चीज होती है, गोला, स्फीयर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, कि वो 3D होता है और सर्कल हमारा 2D होता है। ठीक है। हाँ बच्चे, एक बार हम रिपीट कर देते हैं जल्दी से। देखिए, अभी तक सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा है बच्चे, सभी बच्चे, कि एक सर्कल होता है और एक गोला होता है। यानी कि सर्कल को हम हिंदी में वृत्त बोलते हैं और गोले को इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। दोनों में क्या फर्क होता है? स्फीयर होता है 3D, स्फीयर होता है 3D, क्योंकि 3D जो फिगर्स होते हैं उनका आयतन भी होता है। आयतन का मतलब होता है कि उनके अंदर चीजें भरी जा सकती है। जैसे कि आप इसके अंदर क्या भर सकते हो? हवा भर सकते हो। आप इसके अंदर पानी भर सकते हो। जैसे कि आपकी फुटबॉल, जो आपकी फुटबॉल होती है वो आपका गोला होती है, यानी कि 3D शेप होती है। हाथ में पहने जाने वाला चूड़ी या कड़ा, वो आपका व्रत होता है, वो आपका व्रत होता है। ना तो आप उसके अंदर हवा भर सकते हो, ना ही आप उसके अंदर पानी भर सकते हो। यानी कि आप समझ गए, जिन चीजों के अंदर कुछ चीजें भरी जा सकती है वो 3D फिगर्स कहलाती है। ठीक है। यानी कि हमें पता लग गया कि सिर्फ व्रत, यानी कि सर्कल, और हमारे पास में जो स्फेयर यानी कि जो गोला है, उनके अंदर क्या अंतर होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमारे पास में त्रिभुज है, क्या इसकी 3 विमाएं हैं? आप बताइए, क्या ये 3D है या 2D है? और फिर एक बच्चा बोल रहा है, सर 3D 2D तो छोड़ो, सर हमारे पास में एक पंचभुज है। सर हमारे पास में एक पंचभुज है जिसकी 5 भुजाएं हैं। अब आप हमें बताओ, सर ये क्या है? 2D, 3D, 4D, 5D? एक बच्चा बोल रहा है, सर हमारे पास में षष्ठभुज भी तो हो सकता है जिसकी 6 भुजाएं होंगी। अब बताओ ये कितने डी है? 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D? तो आप कहोगे सर इन सभी चीजों के बारे में, ये सारी की सारी फिगर 2D ही है। चाहे आपका वो त्रिभुज है, चाहे वो आपका चतुर्भुज है, चाहे वो आपका पंचभुज है, चाहे वो आपका षष्ठभुज है, ये सारी फिगर 2D फिगर्स ही है। क्योंकि इनके अंदर आप मान सकते हो कि जब आप इनको एक कागज के ऊपर बनाते हो, तो जिस कागज के ऊपर बनाते हो उस कागज की एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। यानी कि आप 2D फिगर्स को आप कागज समतल प्लेन के ऊपर बड़े आसानी से बना लेते हो। लेकिन पर वही अगर आपको एक कागज के ऊपर 3D फिगर बनानी पड़े, वही अगर आपको कागज के ऊपर एक 3D फिगर बनानी पड़े, बनाकर दिखाते हैं हम आपको। देखिए, ये एक कागज, मान लीजिए कि स्क्रीन क्या है, एक कागज का काम कर रही है। जब आप इसके ऊपर 3D फिगर बनाओगे, हमने पहले एक आयत बनाया, ये एक 2D फिगर थी, बहुत आसानी से बन गई, और हम देख भी पा रहे हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई को, क्योंकि ये 2D फिगर थी। लेकिन पर जब हमने एक और आयत बनाया, और आयत की हेल्प से हमने इसको एक घनाभ यानी कि क्यूबोइड बना दिया, तो अब आप देखो कि आपको जो इसकी तीसरी विमा है, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है, उसको बनाने के लिए कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और आप इसको एज्यूम कर रहे हो कि या तो ये इस कागज से ऊपर निकली हुई है, या फिर ये इस कागज के अंदर गई हुई है। यानी कि जो तीसरी विमा होती है, वो कागज पे सिर्फ दर्शाई जाती है, लेकिन पर वो होती नहीं है। तो अब आपको एक घनाभ दिखाई दे रहा है, और ये क्या है? हमारे पास में 3D फिगर है। आप इसकी 2 विमाएं, लंबाई और चौड़ाई को तो कागज पे बड़े आसानी से बना सकते हो, क्योंकि आपका जो कागज होता है वो 2 विमा आकृति होती है। लेकिन जब आप इसकी तीसरी विमा, इसकी ऊंचाई को बनाओगे, तब या तो आप इसे डॉटेड लाइन से बाहर बनाते हो या अंदर की तरफ बनाते हो। यानी कि तीसरी विमा को दिखाने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो सिर्फ आप मान लेते हो कि ये तीसरी विमा है, बट आप उसे दिखा नहीं सकते। यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक इंसान का फोटो बना दिया जाए, आप उसकी थिकनेस को नहीं बता सकते कि इंसान कितना मोटा है साइड में से, सिर्फ आप उसे देख सकते हो। यानी कि इसकी तीसरी विमा, जो इसकी थिकनेस होती है, वो आप देख नहीं पा रहे हो। यानी कि 2D फिगर्स को तो आप बड़ी आसानी से देख लेते हो, जिसकी तीसरी विमाएं होती है, जो 3D फिगर्स होती हैं, आप उन्हें सिर्फ महसूस करते हो कागज के ऊपर, बट आप उन्हें एक अच्छे तरीके से देख नहीं पाते। तो ये अंतर होता है 2D और 3D फिगर के अंदर, कि जितनी भी हमारी ये फिगर है, ये सब 2D फिगर है। जब आप 3D फिगर बनाओगे, जब तीसरी विमा बनाओगे, तो आपको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और आपको फिर इसको इमेजिन ही करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब आप बताइए जरा नैन्सी, आपको समझ में आ गया 2D और 3D फिगर में क्या अंतर होता है? क्योंकि फिर तो जिसके पास में 5 भुजाएं होंगी, बच्चा कहेगा ये तो 5D है, ये तो 5D फिगर है। जिसके पास में 6 भुजाएं होगी, बच्चा कहेगा तो 6D फिगर है। नहीं, भुजाओं के ऊपर खेलनी है। अगर आपने 100 भुजाओं वाली एक आकृति बना दी, क्या वो 100D हो जाएगी? नहीं होगी। यानी कि रहेगी तो वो 2D, क्योंकि आपने उसको एक कागज के ऊपर बनाया जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। यानी कि उस कागज की 2 ही विमाएं थी, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, चलिए, इतना सभी को शायद समझ में आ गया है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई गई है? एक त्रिविमीय आकृति के बारे में और अच्छे से बताया गया है, कि सर वह सभी आकृतियां जिनकी 3 विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वो त्रिविमीय आकृति कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बक्सा दिखाया गया है, एक बॉक्स दिखाया गया है। अगर आप इस बॉक्स को अच्छे से देख रहे हो, तो इस बॉक्स की कुछ लंबाई है, ये हमने बना दी।
इस बॉक्स की कुछ चौड़ाई है, ये हमने बना दी, और इस बॉक्स की कुछ ऊंचाई है। तो आप इसकी दो विमाओं को तो बहुत आसानी से देख पा रहे हो, लंबाई और ऊंचाई को, लेकिन पर चौड़ाई को आप सिर्फ महसूस कर रहे हो। तो आप कहोगे कि एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण 3D फिगर्स दिखाई गई हैं, कुछ त्रिविमीय आकृति, और ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि जो भी चीज महत्वपूर्ण है वो आपके सिलेबस में होती है। जैसे कि एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, ये एक 3D फिगर है और ये आपके सिलेबस में है। एक घन है, ये एक 3D फिगर है और ये आपके सिलेबस में है। एक बेलन है, ये एक 3D फिगर है और ये आपके सिलेबस में है। एक शंकु है, ये 3D फिगर है और ये आपके सिलेबस में है, इसलिए महत्वपूर्ण फिगर है। अच्छा, हम आपसे पूछने लगे कि 3D फिगर्स क्यों है, तो आप पहली आकृति में तो कह दोगे सर इसकी कुछ लंबाई है, सर इसकी कुछ चौड़ाई है, और सर इसकी कुछ ऊंचाई भी है। तो आप कह दोगे 3 विमाएं हैं। इसी तरीके से आप घन में कह दोगे लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। लेकिन पर जैसे ही आप बेलन में आए तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिखाई देनी बंद हो जाएगी। आप कहोगे सर इसकी ऊंचाई तो दिखाई दे रही है, बाकी इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दिखाई दे रही। यानी कि जब हम घन को पढ़ेंगे, सॉरी बेलन को पढ़ेंगे, तो हम आपको उसको लंबाई और चौड़ाई भी आपको इसकी दिखाएंगे। क्योंकि जो बेलन का कुछ हिस्सा होता है वो एक आयत से ही बनाया जाता है। जैसे कि आपके पास में एक कॉपी का पेज होगा, आप उसको मोड़ दो तो आपके पास में एक बेलन वाली आकृति बन जाएगी, और ऊपर दोनों तरफ क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। यानी कि आयत से ही बनाया गया है, यानी कि इसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई भी है कि नहीं है? और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे समझ सकते हो, सर इसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, और जिनका आयतन होता है वो 3D फिगर्स होती है। ठीक है। चलिए, इसी तरीके से शंकु, यानी कि जो आपकी बर्थडे कैप होती है, ये भी क्या होती है? आप कहोगे सर ये जो बर्थडे कैप होती है इसके अंदर भी हम कुछ भर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गई हमारे पास में 3D शेप हो गई। चलिए, अब देखो यहाँ पर वही चीज आ गई है फिर से, कि जितनी भी आकृतियां दिखाई गई हैं वो सब 3D शेप है। क्योंकि बाल्टी के अंदर आप पानी भर सकते हो, जिसके अंदर आप कुछ भर सकते हो, वो 3D शेप कहलाती है। बुक, ये भी आपकी क्या है, 3D फिगर है। जो आपका ये पासा होता है, या फिर जो आप खेलते हो जो क्यूब जिसे आप बोलते हो, ये भी क्या होता है, 3D। और ये वही फुटबॉल है जो आपको अभी बताया गया था, फुटबॉल और वृत्त में क्या अंतर होता है, ये भी क्या है, 3D है। क्योंकि इसके अंदर आप हवा और पानी भर सकते हो। ठीक है। यानी कि अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो, कि हाँ सर हमें पता लग गया है कि 3D फिगर्स क्या होती है, जिनके पास में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो। और जिसके अंदर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पहचान सकते, सर उसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, यानी कि उसका कुछ आयतन हो। तो हमें पता लग गया है कि हाँ इसके पास में आयतन है, तो ये क्या होगी, एक 3D फिगर होगी। ठीक है। चलिए, आपके सामने एक प्रश्न आया है, आप इस प्रश्न नंबर 30 को जरा हल करके एक बार पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। सबका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है आप सभी का। आप सभी इसको हल करें, और हल करने के बाद में एक बार पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए प्रश्न नंबर 30 को, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सी एक त्रिविमीय आकृति है। सभी बच्चे सामने दिखाए गए प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए जो आकृति ABCD है इनमें से कौन सी त्रिविमीय आकृति है, कि कौन सी एक 3D शेप है। सभी बच्चे इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और बहुत ही आसान सवाल है, इसीलिए आपके पास में सिर्फ सीधा ही 20 सेकंड है। ठीक है, कि 20 सेकंड के अंदर इसको जल्दी से हल करो, और हल करने के तुरंत बाद क्या करो, पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। बच्चे माइक बंद प्लीज। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है एंड, और चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजें, जल्दी से भेज करके फिर सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब से बच्चे एक बार सामने देख लो बस, फिर चलते हैं आगे, क्योंकि ये सभी का सही है। सिर्फ एक ही बच्चे का गलती हो गया है, पता नहीं कैसे। ठीक है नीलम बच्चे, आपका नाम याद हो गया है, क्योंकि एक ही बच्चे के सरनेम है पंचाल, बाकी बच्चे का हमने किसी का देखा नहीं, तो हमें नाम याद है आपका, नीलम पंचाल। ठीक है। चलिए, देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज अ 3 डायमेंशनल शेप। आपसे पूछी गई कि इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो 3D आकृति है। जब आप पहले विकल्पों को देखोगे तो आप कहोगे सर इसके अंदर एक लंबाई है और इसके अंदर एक चौड़ाई है। हम लाल कलर से बना देते हैं, आसानी से दिखेगा। सर इसके अंदर एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, तीसरी विमा हमें दिख नहीं रही, इसलिए क्या हो गया, ये एक 3D शेप नहीं है, ये 2D शेप है। इसी तरीके से आप इसको देखोगे तो आपको देखा देखा सा लग रहा है, सर ये तो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, किसकी एक लंबाई है एक चौड़ाई है, ऊंचाई तो इसकी है ही नहीं। त्रिभुज अभी आपको बताया था 2D शेप होती है। जब आप इसके पास में आओगे सर इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, ऊंचाई तो इसकी है ही नहीं। त्रिभुज अभी आपको बताया था 2D शेप होती है। जब आप इसके पास में आओगे सर इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, ऊंचाई तो इसकी है ही नहीं। त्रिभुज अभी आपको बताया था 2D शेप होती है।
और इसकी एक ऊंचाई भी है। तो आप कहोगे हाँ सर इसके अंदर 3 विमाएं हैं और ये हमारी क्या है, एक 3D शेप है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया हमारे पास में, सही हो गया है कि ये क्या है हमारे पास में, एक 3D आकृति है। चलिए अब सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लो कि अब हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में, यानी कि घनाभ के बारे में, कि घनाभ के अंदर कितने फेस होते हैं, कितनी एजिस होती है और कितने वर्टेक्स होते हैं। और वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, एजिस को किनारे बोलते हैं और फेसिस को फलक बोलते हैं। तो आप इनको याद कर लेना, इनके नंबर भी याद कर लेना, हम आपको जल्दी जल्दी समझा देंगे सारी चीजें। ठीक है, चलिए एक बार अगर जल्दी से सभी बच्चों अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लिए तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर। चलिए फिर आगे जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, चलिए आगे सभी का भाई। चलिए तो आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालें ना कि अब हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड के बारे में। अब देखिए क्यूबॉइड क्या होता है, यानी कि घनाभ क्या होता है। आप कहोगे सर घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है, यानी कि एक ऐसी 3D शेप होती है जिसके अंदर 6 आयतकार फलक होते हैं, जिसके अंदर 6 आयतकार फलक होते हैं और फलक को हम बोलते हैं फेसिस। फलक को क्या बोलते हैं, फेसिस। अब देखो ये फेस क्या होता है, आप इस चीज को समझना कि एक घनाभ एक ऐसी 3D शेप होती है जिसके अंदर 6 आयतकार फलक होते हैं। अब ये सारी चीजें समझाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको एक क्यूबॉइड यानी कि बनाना सिखाते हैं, घनाभ बनता कैसे है। सबसे पहले आपने एक आयत बनाया, सबसे पहले क्या किया, आपने एक आयत बनाया। और जब ये आयत बन गया तो फिर आपने एक दूसरा आयत बनाया। क्या क्या, आपने एक दूसरा आयत बनाया थोड़ा सा दूर हटके। तो जब आपने इसके अंदर दूसरा आयत बना लिया, तो जब आपके 2 आयत पूरे बन गए इस तरीके से, जिन बच्चों को बनाना आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो प्लीज सीख लेना। जब आपके 2 आयत पूरे बन गए हैं तब आपने इनके कॉर्नर्स को यानी कि इस तरीके से मिला दिया। तो ये जो आकृति आपके पास में बनकर आई है, ये आकृति क्या कहलाएगी आपकी, ये आकृति आपकी कहलाएगी घनाभ। क्या कहलाएगा ये आपका, घनाभ कहलाएगा। और शायद आप सभी बच्चे बनाना सीख गए होंगे कि ये बनता कैसे, यानी कि ये आयत को बना बना करके बनाया गया है। चलिए अगर हम इसको देखें तो बनाते वक्त अभी आपने पढ़ा था पीछे वाले पेज पर कि एक जो घनाभ होती है एक ऐसी 3D शेप होती है जिसके अंदर 6 आयतकार फलक होते हैं। तो सबसे पहले हम इन फलकों के बारे में जानते हैं कि 6 आयतकार फलक कहाँ होते हैं। मान लेते हैं कि आप एक कमरे में बैठे हो, जो बच्चा कमरे में नहीं बैठा है तो वो कमरे में जाकर बैठ जाए पहले अच्छे से। एक कमरे में जाकर बैठ जाए सही बच्चे। आप मान लो कि यहाँ पर बैठे हो कमरे के अंदर, ठीक है। और जहां पर आप बैठे हो, आप जस्ट सामने देख रहे हो तो आपको एक कमरे की दीवार दिखाई दे रही है और उस पर कुछ पुताई हो रखी है, यानी कि एक फलक है, जो दीवार है जिसके ऊपर पुताई हो रखी है वो आपका एक फेस है, वो एक फलक है। बिल्कुल उसके पीछे जहां पर आपने देखा सामने की तरफ, तो आपकी पीठ के पीछे भी एक और दीवार होगी, उस पर भी कुछ पुताई हो रखी होगी। यानी कि आपने कहा सर 2 फलक हमें दिखाई दे गए कि जिस कमरे में हम बैठे हैं हमारे आंखों के सामने एक दीवार है, एक हमारे पीछे दीवार है, दोनों पर पुताई हो रखी है। इसी तरीके से आपके उल्टे हाथ की तरफ एक दीवार होगी, आपके उल्टे हाथ की तरफ एक दीवार होगी और एक दीवार आपके सीधे हाथ की तरफ होगी। और इन पे भी क्या हो रखी होगी, इन पर भी पुताई हो रखी होगी। यानी कि अब आप कहोगे सर हमें 4 फलक दिखे हैं कि ये जो चारों दीवार हैं ये 4 फलक कहलाते हैं, पर आपने तो कहा सर 6 फलक होते हैं। यानी कि 6 फलक में से 4 तो हमें दिख गए, 4 दीवार जिस कमरे में हम बैठे हैं इस कमरे के अंदर 4 दीवार है, एक हमारे सामने, एक हमारे पीछे, एक उल्टे हाथ की तरफ और एक सीधे हाथ की तरफ। ठीक है। अब आप जिस फरस पर बैठे हो एक ये भी आपका फलक है, यानी कि जो आपका फरस होता है ये भी एक फलक होता है। और जो आपके सर के ऊपर छत है जहां पर पंखा लगा हुआ है वो भी एक फलक होता है। यानी कि वो सारी की सारी आपके जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी 4 दीवारें जहां पर पुताई हो रखी है, प्लस 5वां फर्श जहां पर फर्श हो रखा है या फिर नीले रंग का, लाल रंग का, सफेद कलर का जो भी हो रखा है, और एक आपकी छत जहां पंखा लगा हुआ है वहां भी आप पुताई कर लेते हो। तो ये आपके पास में 6 फलक होते हैं। इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया है कि सर 6 फलक कौन से होते हैं, यानी कि जो 6 फेसिस होते हैं, हमें समझ में आ गया है। और ये सारे फलक एरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एरिया की, क्योंकि आप पेंट की बात कर रहे हो दीवार के ऊपर। तो जितने भी फलक होते हैं उनके ऊपर सर क्या होता है, उनके ऊपर पेंट होता है, यानी कि पुताई होती है, यानी कि उनका कुछ क्षेत्रफल होता है। तो 6 फलक होते हैं। यानी कि सभी बच्चे याद कर लेना, हम पूछेंगे अभी कि एक घनाभ के अंदर कितने फलक होते हैं, तो आप कहोगे सर 6 फलक होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जब हम आगे गए, हमें ये फलक तो समझ में आ गया, इतना ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे, पहला फलक तो हमें समझ में आ गया और हमने जान भी लिया कि फलक कितने होते हैं। आपने कहा सर 6 फलक होते हैं।
ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को अगर हम पढ़ें तो इस पे लिखा हुआ है दो फलक आपस में एक रेखाखंड पर मिलते हैं जिसे किनारा एज कहते हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं। अब आप देखो, हाँ ठीक है सीमा। अब आप एक चीज और देखिए बच्चे, देखिए मान लो आपकी एक दीवार है। दीवार कहाँ पर है? आप यहाँ पर बैठे हुए हो कमरे के अंदर और सामने देख रहे हो दीवार को। तो ये जो सामने वाली दीवार है, ये जो सामने वाली दीवार है जहां पर आप देख रहे हो, और ये जो आप फर्श जहां पर आप बैठे हुए हो, तो ये दीवार, जो फर्श और दीवार एक जगह मिल रही होंगी, और वो जो जगह मिल रही है वो आपका किनारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किनारा। अब आप कहोगे सर ये वाली दीवार तो छत के साथ में भी मिली हुई है ऊपर से यहाँ पर। बिल्कुल, यानी कि जो आपकी दीवार है उसके अंदर चार दीवारें हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर चार किनारे हैं और वो चारों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यानी कि जब आप एक घनाभ बनाते हो, फिर से बना देते हैं एक बार जल्दी से घनाभ। ये बनाया एक आयत, कितनी आपने इसके अंदर दीवारें बना दी हैं? आप कहोगे सर लाल रंग से हमने इसके अंदर चार भुजाएं बना दी हैं। और जब हमने नीला रंग लिया तो फिर से हमने एक आयत बनाया। आप बताइए फिर से कितनी भुजाएं बना दी है? आप कहोगे सर फिर से हमने चार भुजाएं बना दी है नीले रंग से। कितनी बना दी है? चार भुजाएं हमने बना दी है सर नीले रंग से। और जब हमने काला रंग लिया तो हमने काले रंग से चार भुजाएं बनाई है। देखो ये रही, एक, दो, तीन, चार। आप कहोगे सर चार भुजाएं हमने काले रंग से बनाई है। यानी कि एक घनाभ को बनाते वक्त हमने कितने किनारे बनाए हैं? आप कहोगे चार प्लस चार आठ प्लस चार बारह। यानी कि आपने चार प्लस चार प्लस कितने बनाए हैं? आपने तीन बार जोड़ा, 12 किनारे। किनारों को क्या बोलते हैं हम? एजिस। क्या बोलते हैं? एजिस। तो आपने एक घनाभ को बनाते वक्त कितने किनारे बनाए हैं? आप कहोगे सर 12 किनारे हमने बनाए हैं। और ये किनारे वही होते हैं जहां पर आपकी छत और दीवार मिल रही होती है, यही वाले दीवार की एक ये वाली दीवार और ये आपकी फर्श मिल रहा होता है। इस तरीके से कर करके उसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि जो आपका किनारा होता है वो होता है जहां पर आपके दो फलक मिल रहे होते हैं। जैसे कि आपका फर्श एक फलक है, सामने वाली दीवार एक फलक है, तो वो जहां पर भी मिल रहे हैं वो एक किनारा बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कितने किनारे होते हैं। आप कहोगे सर 12 एजिस होते हैं, यानी कि 12 किनारे होते हैं। अब बात करें वर्टेक्स शीर्ष की, तो जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो, प्लीज आप उस कमरे को अच्छे से देखो गौर से, तो आपको एक चीज और दिखाई देगी। जिस कमरे में आप बैठे हो, अगर उस कमरे को आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज और दिखाई देगी। क्या चीज? कि सर इसके अंदर चार तो किनारे ऊपर है, सॉरी, चार शीर्ष, यानी कि चार वर्टेक्स तो ऊपर है। देखो एक तो ये रहा, एक, दो, तीन, चार। यानी कि अगर हम शीर्ष की बात करें, यानी कि अगर हम वर्टेक्स की बात करें, यानी कि अगर हम कोने की बात करें, कोने कितने? तो आप कहोगे सर छत के ऊपर चार कोने हैं जहां पर मकड़ी का जाल लग जाता है। सर छत के ऊपर चार कोने हैं जहां पर मकड़ी अपना जाल लगा देती है और वो हमें साफ करना पड़ता है। यानी कि चार कोने तो सर ऊपर है, उन्हीं को शीर्ष बोलते हैं, उन्हीं को वर्टेक्स बोलते हैं। और सर चार शीर्ष हमारे नीचे होते हैं, यानी कि चार कोने नीचे होते हैं जहां पर हम बैट बॉल खेल कर आते हैं और ला करके अपना बैट खड़ा कर देते हैं कोने में, या फिर बॉल लगा देते हैं उसके साथ में बैट खड़ा कर देते हैं। यानी कि चार कोने तो आपके नीचे होते हैं फर्श पर, चार कोने आपके छत पर होते हैं। यानी कि आपके टोटल 8 कोने होते हैं जिन्हें हम शीर्ष या फिर वर्टेक्स बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो वर्टेक्स, जो शीर्ष होते हैं वो हमारे पास में कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे पास में 8। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि इसके फलक होते हैं 6, कि फलक होते हैं 6, यानी कि 6 दीवारें होती हैं, 4 दीवारें फर्श और छत, फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं यानी कि हमारे पास में 12, और हमारे पास में शीर्ष होते हैं 8। तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमें समझ में आ गए कि शीर्ष को कोने बोलते हैं, 4 कोने ऊपर होते हैं, 4 कोने नीचे होते हैं। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, अब हम कर देते हैं आपका चैट सेक्शन बंद, क्योंकि सभी का वाई आ गया है। और अब क्या करते हैं, हम आपको दिखा देते हैं एक क्वेश्चन सामने। ठीक है, निकिता सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए अभी तो आपके सामने एक पर्सन आ गया, पर्सन नंबर 31। आप सभी बच्चे इसको हल करो जल्दी से, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना। पर्सन नंबर 31 आप लोगों के सामने है। पूछा गया है, एक घनाभ के अंदर कितने शीर्ष होते हैं, यानी कि कितने वर्टेक्स होते हैं। अब आप जानते हो शीर्ष वर्टेक्स को क्या बोलते हैं? हम कोना बोलते हैं। तो जल्दी से काउंट करो कितने कोने होते हैं और आंसर करो। और एक बच्ची है निकिता सिंह के नाम से, उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है। वो कह रहे हैं सर फेस का एक बार और बता दो। बच्चे हम फेस का जस्ट इस क्वेश्चन के बाद आपको बता देंगे, ठीक है।
चलिए, परेशान नहीं होना है। वो आपका कमेंट सेक्शन में बाद में आया था, इतना हमने क्वेश्चन लॉन्च कर दिया था। तो आप सभी बच्चे इसको हल करें, प्रश्न नंबर 31 को, और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि कौन सा आंसर इसका सही है। चलिए, आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आप वोट कर दीजिए कि बताइए घनाभ के अंदर कितने शीर्ष होते हैं। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। अरे भाई, शीर्ष बस याद करने हैं भाई, शीर्ष वर्टेक्स कोने होते हैं। और कोने आप देख लोगे, जहां पर बैट बॉल खड़े करते हो 4 कोने नीचे होते हैं, और कुछ ऐसे ही कोने जहां मकड़ी जाला लगा देती है ऊपर होते हैं। उनको काउंट भी नहीं कर पा रहे हो क्या? चलिए, आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। आपका पोल सेक्शन किया जाता है एंड, और आपका चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, जिनके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से आंसर भेजिए, फिर हम जल्दी से इसको समझते हैं। ठीक है, सभी का ठीक है, यानी कि चैट सेक्शन में तो ज्यादातर बच्चे आंसर सही भेजते हैं, पोल सेक्शन वाले बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा क्योंकि सभी का आंसर ठीक है। वो सिर्फ एक दो बच्चे पोल में ही गड़बड़ कर देते हैं। देखिए, इसे पूछा गया कि बताइए घनाभ के अंदर कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। भाई, शीर्ष हो चाहे वर्टेक्स हो, उन्हीं को हिंदी में हम कोने के नाम से जानते हैं। आप जानते हो कि ऊपर मकड़ी जाला लगा देती है तो 4 कोने तो छत पे दिखाई देते हैं। और इसी तरीके से बैट बॉल खेल कर आते हैं तो बैट बॉल को कोने में खड़ा कर देते हैं तो 4 कोने हमारे फर्श पर होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने कोने हो गए? आप कहोगे टोटल मिलाकर 4 ऊपर और 4 नीचे। कितने हो गए हमारे पास में? 8 कोने होते हैं, कि हमारे पास में 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों ने पोल के अंदर गड़बड़ की है उनको चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखिए, इस वाले स्लाइड पर आप एक चीज समझिए कि निकिता सिंह के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, और वो पूछ रहे हैं कि सर एक बार फेसिस के बारे में और बता दीजिए। देखिए, अगर हम फेस के बारे में बात करें तो आप ऐसे समझना कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हो बच्चे, मान लेते हो कमरा बना हुआ है और उस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हो। तो जो आप, अगर कोई बच्चा ऐसा बैठा है ना कि कमरे में कोने वोने में बैठा है, तो वो बीच में एक बार खड़े हो जाओ और बीच में खड़े होकर देखो। तो उस कमरे को बंद कर लो तो सामने आपको एक दीवार दिखाई दे रही होगी, और इस दीवार पे कुछ कलर की पुताई हो रखी होगी, मान लेते हैं हरे रंग की पुताई हो रखी है। जस्ट आपके पीठ के पीछे एक दीवार होगी, अब उसके ऊपर भी हरे रंग की पुताई हो रखी होगी। यानी कि आपको दो फेस तो दिख गए। जब आप अपने उल्टे हाथ की तरफ देखोगे तो आपको फिर से एक दीवार दिखाई देगी जिस पे हरे कलर की पुताई हो रखी होगी। और जब आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखोगे तो फिर से आपको एक दीवार दिखाई देगी जिसके ऊपर हरे रंग की पुताई हो रखी होगी। आप देखो कि अगर आप एक कमरे के बीच में खड़े हो जाओ, कमरे को बंद कर लो, तो आपको एक दीवार सामने दिखाई देगी, एक आपके पीछे, एक उल्टे हाथ की तरफ और एक सीधे हाथ की तरफ। ये चार क्या हो गए? आपके फेस हो गए हैं, जिन्हें आप फलक के नाम से जानते हो। अब आप जिस फरस की बात कर रहे हो वो फरस भी तो आपका एक फलक है जिस पर आप बैठे हो या खड़े हो। और एक तो फरस हो गया सर हमारे पास में, ठीक है। और एक छत, जब आप अपनी आंखों को ऊपर करके देखोगे तो आपको एक छत भी दिखाई देगी जिसके ऊपर पंखा लगा हुआ है। तो वो आपकी छत भी फलक के अंदर ही आती है, क्योंकि उसके ऊपर भी आप पुताई कर लेते हो। और कर नहीं लेते हो, कराते भी हो। आप देखो, हर घर के अंदर पंखा लगा होता है, तो उस छत के ऊपर पुताई भी की जाती है सफेद रंग की। मोस्टली सफेद रंग की पुताई आपको मिलेगी मिलेगी। तो आपने कहा कितने आपके पास में फेस हो गए? आप सभी को जोड़ दो, 4 और एक 5 और एक 6। 6 फेस हो गए हैं, इन्हीं को आप फलक के नाम से जानते हो। अगर आपको समझ में आ गया है बच्चे, निकिता सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो एक बार वाई टाइप करके भेज दो कि हाँ सर, हमें फलक समझ में आ गया कि फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? जल्दी से निकिता सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो एक बार जल्दी से अपना कमेंट भेज दीजिए कि उनको समझ में आ गया है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। चलिए, हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, क्योंकि सभी बच्चों को समझ में आ गया था। चलिए, चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और आपके सामने एक और प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 32। सभी बच्चे इसको हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। प्रश्न नंबर 32 आप लोगों के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दिए गए घनाभ में हरे रंग से क्या दर्शाया गया है। यानी कि आपको एक घनाभ दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस घनाभ के अंदर हरे रंग की जो चीजें हैं वो आपको क्या दिखाई दे रही है। यानी कि वो फेसिस हैं, या फिर वो किनारे हैं, या फिर वो शीर्ष हैं, या फिर वो कुछ नहीं है। तो सभी बच्चे देखिए दिखाई गई आकृति को, और सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में सिर्फ 20 ही सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है कि ये दिए गए घनाभ में हरे रंग से क्या दर्शाया गया है। चलिए, काफी बच्चों ने आंसर किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए।
देखो इसमें भी गड़बड़ कर दे रहे हैं बच्चे कि वो हरे रंग की लाइनों को नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो लाइनें क्या है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी सेल करें, आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है बंद, सॉरी पोल सेक्शन किया जाता है बंद, और आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए, और फिर चलते हैं आगे फिर। ठीक है, देखो चैट सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर फिर से सही आया है। एक बच्चे का गलत हो गया, सीमा चौहान के नाम से बच्चे का। आपको बच्चे पता लगा आपका क्या गलत हो गया? चलिए हम चैट सेक्शन तो बंद नहीं कर रहे, आपसे बच्चे सामने देखेंगे, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए पूछा गया है, दिए गए घनाभ में हरे रंग से क्या दर्शाया गया है। भाई आप एक घनाभ को अच्छे से जानते हो, जब ये हरे रंग की लाइन आपको दिख रही है तो जब आप लाइनों को बनाओगे, आपने कहा सर एक तो ऐसे दिख रही है, सर ये एक ऐसे दिख रही है, एक ये ऐसे दिख रही है, और एक ये ऐसे दिख रही है, यानी कि ये हमें क्या दिख रही है? ये वो आयत की चार भुजाएं दिख रही है। इसी तरीके से हमें ये दूसरी आयत की फिर से चार भुजाएं दिख रही है, और आयत की भुजाएं क्या कहलाती हैं? किनारे कहलाती हैं। आपने इनको जोड़ दिया, यानी कि जो भी चीज आपको हरे रंग से दिखाई गई थी वो आयत की भुजाएं दिखाई गई थी जैसे वो जोड़े गए थे। और आयत की भुजाएं क्या कहलाती है? जिस आयत से मिलकर आपका घनाभ बनता है उसकी भुजाएं आपके किनारे यानी कि एजिस कहलाती हैं। तो सिर्फ एक बच्चा हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करके बता दे, सीमा चौहान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो जल्दी से एक बार बताइए। आपको समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए इसका सही आंसर तो पता लग गया, इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि किनारे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब आप सभी बच्चे जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि अब थोड़ा सा क्यूब के बारे में जान लेते हैं कि घन क्या होता है, घन के अंदर कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं और कितने शीर्ष होते हैं। अब आप कहोगे सर घन में यानी कि क्यूब में और क्यूबॉइड में कितना अंतर है? क्यूब में और क्यूबॉइड में कितना अंतर है, पहले हम वो जान लेते हैं एक बार। देखिए घन एक ऐसी 3D शेप होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। आप जानते हो कि लंबाई चौड़ाई अगर ऊंचाई होती है सब अलग अलग, जिस कमरे में आप बैठे हो इस कमरे की कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है, सारी चीजें अलग अलग हैं। तो आप कम कहोगे कि जो कमरा है वो घनाभ है। वो कमरा क्या है? घनाभ। कि जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। अगर सभी के मान अलग अलग हैं आप कहोगे घनाभ है। अगर जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी अगर बराबर हो जाए, सभी अगर बराबर हो जाए तो आपका वो कमरा कैसा है? वो कमरा घन की आकृति का है। किसका है? घन की आकृति का है। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर, जैसे कि आप अगर लूडो खेलते हो तो जो लूडो का पासा होता है, जो लाल रंग का आपको मिलता है जिसके ऊपर लिखे होते हैं या तो बिंदु लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर उस पर नंबर लिखे होते हैं पासे के ऊपर 1 2 3 4 5, एक इसके लास्ट में होता है 6। तो आप एक चीज जानोगे कि इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो पासा होता है वो घन की आकृति का होता है क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घन और घनाभ एक ही चीज है। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान अलग अलग है तो वो घनाभ है, और अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान बराबर है तो वो घन है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर घन और घनाभ में कोई अंतर नहीं होता, घन भी वही है, घनाभ भी वही है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? चलिए अब आप देखिए सामने, अरे जो घन है तो घन के अंदर कितने फेसिस होंगे? आप कहोगे सर घन के अंदर भी 6 फेस होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? भाई एक वही कमरा है, अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो गई तो क्या उसके फेस बदल जाएंगे? आपके कमरे में क्या चार दीवार नहीं रहेगी? रहेगी तो वो चार दीवार, उनके ऊपर पुताई हो रही होगी, एक छत और एक फर्श रहा होगा, यानी कि आपके पास में 6 फेस रहे होंगे। अगर आपके पास में किनारे पूछे जाएं तो हाँ आप ये देख सकते हो कि ये बनता कैसे है। इसको बनाना बहुत आसान है कि आप एक वर्ग बनाओ। वर्ग समझते हो ना, कि आप एक स्क्वायर बनाओ, ये रहा स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं होती है बराबर। फिर आप एक दूसरा वर्ग बनाओ, फिर आप एक दूसरा वर्ग बनाओ जिसकी चारों भुजाएं होती है बराबर, और उसको कुछ इस तरीके से बना लेना, समझ जाना कि हाँ ये घन बनाया जा रहा है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है अभी के लिए।
ठीक है, और आप इसकी चारों भुजाओं को फिर से जोड़ दो। तो ये जब बनकर तैयार होगा, आपने इस बार आयत नहीं लिया है बनाते वक्त, आपने आयत नहीं लिया है, आपने बनाते वक्त क्या लिया है, आपने लिया है वर्ग, यानी कि आपने लिया है स्क्वायर को। तो जब आप स्क्वायर लोगे आयत की जगह, तो जो आपकी आकृति बनके तैयार होगी वो क्या होगी, घन होगी। बिल्कुल घन भी ऐसी होती है कि इसके अंदर कितने एजिस होते हैं, आप कहोगे सर इसके अंदर किनारे होते हैं 12, और इसके अंदर शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कितने होते हैं, आप कहोगे 8। क्यों? क्योंकि सर ये बिल्कुल वही है घनाभ के जैसा, ये बिल्कुल कुछ नहीं बदला इसके अंदर। अगर आपसे क्या पूछा जाए, आपसे अगर शीर्ष के बारे में पूछा जाए तो आप कहोगे सर 4 ऊपर कोने जहां मकड़ी जाले लगा देती है, और सर 4 नीचे कोने जहां पर हम बैट बॉल खड़ा कर देते हैं। तो कितने शीर्ष हो गए, आप कहोगे 8 शीर्ष हो गए। और बनाते वक्त भी आपने 4 भुजाएं बनाई, फिर 4 भुजाएं बनाई, और फिर आपने 4 भुजाएं बनाई, यानी कि आपने 12 किनारे बनाए। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर घन में भी 6 फलक होते हैं, 12 एजिस होती हैं, किनारे होते हैं, और 8 शीर्ष यानी कि वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए अब आप लोगों का चैट सेक्शन कर देते हैं बंद। चैट सेक्शन कर दिया हमने बंद। आपके सामने एक प्रश्न दिखाया गया है और इस प्रश्न को आप जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि एक घन के अंदर कितने किनारे होते हैं। देखो इस बार किनारे पूछे जा रहे हैं, तो आप किनारे ही बताना, आप कुछ और मत बता देना, पता लगे आपने ऊपर नीचे दबा दिया कुछ नंबर। चलिए आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड ही है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, तो आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल देखो जो बच्चे भी वोट कर रहे हैं वो अपना ऑप्शन भी याद रखना कि उन्होंने क्या ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, चलिए आखिरी 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आपका पोल सेक्शन किया जाता है एंड, और आपका चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, और जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चैट सेक्शन में जितने भी बच्चे आंसर करते हैं उनका ठीक आता है। शायद एक बच्ची का, अर्पणा कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, उनका गलत हो गया था शायद। ठीक है, देखिए कि एक घन के अंदर कितने किनारे होते हैं। भाई किनारे की बात की जाए एजिस की, तो यानी कि आपने जब इस घन को बनाया था तो आपने कितनी भुजाएं बनाई थी वर्ग की, तो आपने कहा सर 4 भुजाएं तो हमने ये बनाई थी। फिर हमने 4 भुजाएं सर और बनाई थी, क्योंकि किनारे क्या होते हैं, किनारे सर भुजाएं होती हैं। तो हमने ये कितने होगी, 4 + 4 8, और सर 4 ये वाली होती है जो हम जोड़ के लिए बना देते हैं, यानी कि कितनी होगी, 4 + 4 8, और +4 12। यानी कि कितने किनारे होते हैं किसी घनाभ के अंदर, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी, 12। कितने किनारे होते हैं, 12। कुछ बच्चों ने 8 दबाया है, क्योंकि बच्चे किनारे में और शीर्ष में यहीं पर कंफ्यूज है कि किनारे और शीर्ष क्या होता है। याद कर लो कि जो किनारे होते हैं वो आपकी भुजाएं होती हैं, और जो शीर्ष होते हैं वो आपके कोने होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे इसको याद कर लेना जल्दी से। चलिए अगर आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप एन भी टाइप कर देना। पता लगे आप कहोगे सर आप एन तो बोल ही नहीं रहे थे, इसलिए सभी लोग वाई टाइप कर दे रहे थे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में एक और पर्सन सामने आ गया है, पर्सन नंबर 34। आप सभी लोग इसको हल करो, हमने चैट सेक्शन कर दिया है बंद। सभी लोग हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें पर्सन नंबर 34। चलिए सभी बच्चे, प्रश्न नंबर 34 को आप सभी लोग जल्दी से हल करें। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो बताइए वो घनाभ क्या कहलाता है। अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो बताइए वो घनाभ क्या कहलाता है। आप लोगों के पास में सिर्फ 10 सेकंड है कि आप सभी बच्चे इसको जल्दी से पढ़ें, और पढ़ने के तुरंत बाद आंसर लगाएं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है एंड, और आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है।
ठीक है। अब तो चैट सेक्शन और पोल सेक्शन में सभी का आंसर ठीक है। और आप ये जानते ही हो कि अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो वो घनाभ क्या कहलाता है? वो घन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए। अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर यानी कि बेलन के बारे में कि बेलन की आकृति कैसी होती है। अब आप लोग ये मत सोचना कि सर इनका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात नहीं की जा रही। एक बार हम पहले वो सारी आकृति पढ़ ले जो जो आपको आज एग्जाम्पल में दिखाई गई थी। उसके बाद इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आपको आयतन भी पढ़ाया जाएगा। और आपको आयतन की जो कन्वर्जन होते हैं ना यूनिट के, कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना, मीटर क्यूब से लीटर में बदलना, सारी चीजें कराई जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलना। ठीक है। बस क्लासेस का थोड़ा पेशेंस रखना है। तो सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से कि अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में कि सिलेंडर क्या होता है। ठीक है। अगर सभी बच्चों ने कॉपी हेडिंग लगा लिए तो चलते हैं आगे। देखिए सिलेंडर क्या होता है। अब आप देखिए बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त एवं एक वृत्त आयत से मिलकर बना होता है। यानी कि जो बेलन होता है उसके अंदर दो तो वृत्त होते हैं, यानी कि दो तो सर्कल होते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, एक वृत्त होता है जो आयत से मिलकर बना होता है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व वृत्त एक आयत होता है। अब ये कहोगे सर डेफिनेशन तो कुछ समझ में नहीं आया कि बेलन क्या होता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि बेलन के अंदर कहीं ना कहीं तो दो वृत्त होते हैं। एक उसका वर्ग पृष्ठ बना होता है जो किससे मिलकर बना होता है, एक आयत से मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है वो हम समझेंगे। उससे पहले हम आपको एक एग्जांपल बता दें कि जो बेलन होता है, जो सिलेंडर होता है। अब देखो कोई बच्चा बेलन वो मत समझ लेना जिससे रोटियां बनाई जाती है, कि वो बेलन होता है ना जिससे रोटियां बनाई जाती है। और सिलेंडर वो मत सोच लेना जो गैस का सिलेंडर होता है जो किचन में यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें वो बिल्कुल नहीं है। बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। सिर्फ बच्चे माइक बंद रखेंगे। देखिए आपको बस इतना याद रखना है कि बेलन वो वाला बेलन नहीं है जिससे रोटियां बनाई जाती है, और सिलेंडर वो वाला सिलेंडर नहीं है जो किचन के अंदर यूज किया जाता है, रसोई के अंदर। तो फिर ये बेलन क्या चीज है? यानी कि बेलन की आकृति को आपको याद रखना है कि जो आपका कप होता है या फिर जो आपका गिलास होता है, जिसके ऊपर के हिस्से में एक सर्कल हो, यानी कि एक वृत्त हो, और नीचे के हिस्से में भी एक वृत्त हो, ये वाली आकृति क्या कहलाती है? आपकी बेलन वाली आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? बेलन। यानी कि आपका सिलेंडर कहलाता है। जैसा कि आपके पास में एक कप होता है जिसके अंदर आप चाय पीते हो, तो आपने कहा सर उसका एक ऊपर वाला हिस्सा गोल होता है, नीचे वाला हिस्सा गोल होता है, जिसके ऊपर जो बेस होता है, और यहाँ पर सर एक पकड़ने के लिए ये लगी होती है जिससे आप पी रहे होते हो। तो इस तरीके की आकृति क्या कहलाती है? आपकी बेलनाकार यानी कि सिलेंडर कहलाती है। ये बनती कैसे? ये इस तरीके से बनती है कि आपके पास में दो तो वृत्त होने चाहिए। ये रहे सर, एक ऊपर का वृत्त ये रहा, और एक सर नीचे का वृत्त ये रहा, जो आपके कप के अंदर होती है। एक आधार होता है और एक आपका ये क्या होता है, टॉप होता है। और एक आपके पास है अगर जो बीच वाला पार्ट होता है सर, ये कैसे आता है? यानी कि अगर आपके पास में एक आयतकार, यानी कि अगर आपके पास में एक रेक्टेंगुलर सीट होती है, तो जैसे कि आपके पास में एक कॉपी का पेज होता है, आप क्या कर लेते हो, उसके इस सिरे को फोल्ड करके यहाँ लगा लेते हो। अरे भाई वो कैलेंडर आता है ना, जिसको आप बार बार रोल करके बंद कर देते हो, इस तरीके से आप उसको सिलेंडर बना देते हो। आप देखते हो कि ऊपर एक सर्कल बन जाता है, एक सर्कल नीचे बन जाता है। जैसे कि रोटियां जिसके अंदर रखी जाती हैं, जिसको आप सिल्वर फॉइल बोलते हो, तो आप उसको इसी तरीके से कुछ लपेट कर रखते हो। तो ये क्या कहलाती है? शेप आपकी सिलेंड्रिकल शेप कहलाती है। ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो इस वृत्त के अंदर यानी कि क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। वृत्त इस बेलन का आधार कहलाता है। यानी कि जो एक वृत्त है, ये तो इसका आधार कहलाता है, जो व्रत होता है। और ये भी उसका आधार कह लो या इसका टॉप कह लो, एक ही बात है। क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर होती है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या होती है व्रत की, बराबर होती है, इसलिए। ठीक है। ये रहा। इन दोनों आधारों के बीच की लंबवत दूरी बेलन की ऊंचाई होती है। यानी कि एक आधार तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है जो टॉप होता है आपका, एक आपको नीचे दिखाई दे रहा है। और इन दोनों के जो बीच की लंबवत दूरी है, क्योंकि दूरी हमेशा लंबवत निकाली जाती है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो क्या कहलाती है? वो बेलन की ऊंचाई कहलाती है। और दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्या होती है? आप जानते हो बेलन की त्रिज्या होती है, और वो दोनों के लिए क्या होती है? बराबर होती है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो एक बार वाई बताना, कि टाइप करना वाई। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना कि सर हमारा कोई डाउट है। ठीक है। हाँ, एक बच्चे का डाउट है जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है प्रकाश कुमार के नाम से। आप बच्चे एक बार माइक ओपन करो जल्दी से।
प्लीज एक बार जल्दी से माइक ओपन कीजिए बच्चे। सर बेलन के बारे में फिर से समझा दीजिए। ठीक है ठीक है, हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, ये जो बेलन क्या होता है ना, आप ये चीज, सभी बच्चे माइक बंद कर लीजिए, एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए, आप सबसे पहले तो ये आकृति देखो सभी लोग, कि ये आकृति क्या है। ये आकृति एक बेलन की आकृति है। इसके ऊपर आपको एक सर्कल यानी कि एक वृत्त दिखाई दे रहा है। आपको नीचे एक वृत्त दिखाई दे रहा है। दोनों की ही त्रिज्या बराबर होती है। दोनों की त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है आर। और इन दोनों वृत्त के जो बीच की लंबवत दूरी होती है, वो कहलाती है बेलन की ऊंचाई एच। ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सर जो हमारे घर में कप होता है जिसमें हम चाय पीते हैं, गिलास होता है, वो ऊपर से बड़ा और नीचे से छोटा होता है। देखो, ऊपर से बड़ा और नीचे से छोटा हमें नहीं मानना है। हमें क्या मान लेना है? कि ऊपर और नीचे दोनों क्या है? समान आधार लगे हुए हैं। ठीक है। एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा। ये पूरे वृत्त हैं गोल। जैसे कि हाथ के अंदर जो चूड़ी होती है, वो एकदम गोल होती है, इसी तरीके से। ठीक है। और ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये कैसे मिलकर आता है? देखो, ये कुछ इस तरीके से बनकर आता है। ये रहा। कि आपने क्या लिया? आपने दो वृत्त लिए। एक तो ये रहा और एक वृत्त ये रहा। और आपने एक क्या लिया है? आपने एक आयतकार सीट लिए। आप जानते हो कि अगर आप कॉपी के पेज को अगर रोल कर दोगे, तो जब आप इसे रोल करोगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी कुछ इस तरीके से, कि इसके ऊपर भी एक सर्कल बन जाएगा अपने आप और इसके नीचे भी एक सर्कल बन जाएगा। और वो दोनों सर्कल बराबर होंगे अगर आपने उसको अच्छे से रोल किया है। तो ये जो आकृति बन जाती है, कि जब आप कैलेंडर को या फिर कागज को, अरे आप चार्ट पेपर लेकर आते हो ना दुकान से, जो चार्ट पेपर होता है, जो आप लेकर आते हो दुकान से, मार्केट से, तो वो कैसे रखा होता है? वो रोल करके रखा होता है ना। वैसा तो वो इस तरीके का होता है, लेकिन पर वो रोल करके इसको सिलेंडर की शेप में बना के रख देते हैं, बेलन की शेप में। वही शेप आपकी बेलन की शेप कहलाती है। अब आप हमें बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आया? कि जो चार्ट पेपर आप मार्केट से लेकर आते हो, ठीक है। यस सर। ठीक है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि बेलन में क्या होगा। देखो, होगा कुछ नहीं। आपको सिर्फ तीन चीजें सीखनी होती है, कि इन आकृतियों का आयतन कितना होता है, इनका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, और इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें सीखनी होंगी। चलिए, तो अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है यहां तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कि हमने यहाँ बेलन तक सारी चीजें पढ़ ली है। हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, बेलन से आगे का। ठीक है। तो अगर आप सभी को इतनी चीजें समझ में, क्योंकि अब कोई प्रश्न तो हो नहीं पाएगा, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना होमवर्क जल्दी से एक बार नोट कीजिए। कि आपका होमवर्क है प्रश्नावली 9.1, जो कि पेज नंबर 124 पर है। उसमें चार सवाल है, एक से लेकर चार तक, वो आपको सारे करने हैं। ठीक है। जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है, वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं उनको। ये कौन सी प्रश्नावली? 6.1, 8.1। ये रही 9.1। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है 9.1 का, जल्दी से। तो पहले आप इतने सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले और दूसरे सवाल का। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, जल्दी से। और फिर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीसरे और चौथे सवाल का। ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा सवाल। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार।